नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही है कक्षा 8 संसाधन एवं विकास यानी ही भूगोल की किताब है, जो उसका पाठ नंबर 6, पाठ का नाम है मानव संसाधन। इसके विषय में हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आज जो ये पाठ नंबर 6 दिया गया है मानव संसाधन के विषय में, कक्षा 8 के भूगोल का अंतिम पाठ है यह। आइए चर्चा शुरू करते हैं, देखें क्या होता है मानव संसाधन। क्या आप जानते हैं भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय 1950 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया। इससे यह प्रदर्शित होता है कि लोग देश के लिए कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का गठन कब किया गया या इसको कब बनाया गया। 1985 में बनाया गया मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय 1950 में स्थापित किया गया। और दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि मानव संसाधन मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है। मानव संसाधन मंत्रालय का मुख्य कार्य लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए किया गया है। मतलब जो भी लोग जिस कौशल को जानते हैं उस कौशल में मदद करने के लिए, उनकी कुशलता को बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का गठन किया गया था 1985 में। यहाँ से आगे देखें, एक अन्य योजना चलाई गई है 2015 में। योजना का नाम है भारत मंत्री कौशल विकास योजना। PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक की गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार के योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है। यहाँ से भी दो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नंबर 1, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब प्रारंभ किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में प्रारंभ किया गया। इसके तहत दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 2016 से 2020 तक कितने लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। 1 करोड़ लोगों को लगभग प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है 2016 से 2020 तक। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है संभाव्य और मौजूदा रोजगार अर्जक की गुणवत्ता में प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार को योग्य कौशल के लिए प्रोत्साहित करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य है। आइए जाने कि मानव संसाधन क्या होता है। लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ की जो जनता होती है, जो नागरिक होते हैं, वही सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय तक महत्वपूर्ण होती है जब तक वह लोगों के लिए उपयोगी होती है। प्रकृति के द्वारा जो भी दिए गए संसाधन होते हैं वो तब तक ही महत्वपूर्ण होते हैं जब तक कि वह लोगों के लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से बताना चाहता हूँ। किसी विशेष क्षेत्र में कभी अगर लोग रहते थे, कृषि कार्य करते थे और उन्हें कृषि कार्य से अपनी आजीविका चलानी होती थी, तब तो वह क्षेत्र उनके लिए उपयोगी था। लेकिन कुछ सालों बाद अगर हम देखें, उसी क्षेत्र में अगर उपज कम होने लगी और लोगों का जीविका उपार्जन के लिए वह क्षेत्र उपयुक्त नहीं रहा, या अकाल या भुखमरी जैसी स्थितियां वहां पर फैलती रही, तो लोग वहां पर कृषि करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे। या ऐसा भी हो सकता है कि किसी विशेष क्षेत्र में जहाँ से लोगों ने अपना घर छोड़ दिया हो या वहाँ से कहीं दूसरी जगहों पर रहकर रहने लगे, अगर उस क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार का खनिज पदार्थ पाया जाने लगे और उसकी आवश्यकता क्या होती है, डिमांड जब बढ़ जाती है, उसकी मांग जब बढ़ जाती है, तो लोग उस स्थान में आकर फिर से
अपना जो अधिकार होता है उसे ले लेते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी संसाधन या प्रकृति के द्वारा जो भी दिया हुआ है वो तब तक ही महत्वपूर्ण होता है जब तक कि वह लोगों के लिए क्या होता है, उपयोगी होता है, और लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। स्वास्थ्य, शिक्षित और अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अब मानव संसाधन ही क्या है? अंतिम संसाधन है। मनुष्य के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था और उनको शिक्षित करने के लिए कार्य और अभिप्रेरित करने के लिए उसकी आवश्यकता होती है, और उसी अनुसार संसाधनों का विकास वो लोग करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे कि जो भी संसाधन हैं या जो भी खनिज हैं वह विश्व में अनेक क्षेत्रों में अनेक दृष्टि से अलग अलग हैं। ठीक उसी प्रकार से जनसंख्या भी विश्व में अलग अलग वितरित है। मतलब कहीं पर शैक्षिक स्तर से लोग पीछे हैं, कहीं पर आयु के आधार पर, कहीं पर लिंग के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है, और कहीं पर जनसंख्या के आधार पर भी क्या है, लोग असमान हैं। कहीं पर अगर बहुत घनी आबादी है तो कहीं पर विरल आबादी देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ चर्चा की गई है। मेरे विद्यालय में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग हैं। आपके विचार में विश्व में कितने लोग हैं? मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, जबकि कोई कह रहा है कि विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे? अगर हम देखें तो 1 अरब में 9 शून्य होते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। इस प्रकार से हम अगर देखें भारतीय पद्धति में 3 और 2 अंकों के बाद फिर कॉमा लगाया जाता है। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। या नहीं 1 अरब हमने लिखा, इसमें 1 2 3 2 5 2 7 2 9 जीरो का प्रयोग इसमें किया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 1 अरब लिखने के लिए हम 1 के पीछे 9 जीरो लगाने पड़ेंगे। जनसंख्या का वितरण भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का लगभग 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से जनसंख्या पूरे विश्व में फैली हुई है। आप यहाँ पर देखें कि जो 30% भूमि है वहाँ पर 90% लोग रहते हैं, जबकि बाकी 70% भूमि को देखें तो वहाँ पर मात्र 10% लोग ही रहते हैं। आगे देखें कि विश्व में जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने वैसे हैं और कुछ विरल क्षेत्र हैं। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका घने वैसे हैं, और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों जैसे ध्रुवों के निकट के क्षेत्र हो गए, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हो गए, ध्रुवों के निकट के क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र और उच्च पर्वत हैं जहाँ पर, और साथ ही साथ विषुवतीय वनों के क्षेत्र, मतलब विषुवत रेखा जो पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक काल्पनिक रेखा है, उसके आसपास के जो घने वन हैं वहाँ भी काफ़ी कम लोग रहते हैं। विषुवत के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विषुवत के किस दिशा में अधिक लोग रहते हैं? उत्तर दिशा में अधिक लोग रहते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग 2 महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। जैसे कि ऊपर बताया था कि विश्व की 30% भूमि पर विश्व की 90% जनसंख्या रहती है। यहाँ पर महाद्वीपों के आधार पर बताने का प्रयास किया गया है कि 2 महाद्वीप जो हैं एशिया और अफ्रीका महाद्वीप, इसमें लगभग 60% लोग रहते हैं, और ये केवल 10
देशों में रहते हैं। इन सभी देशों की आबादी जो है 10 करोड़ से भी अधिक है। यहाँ पर देखिए समझाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या है। आप यहाँ पर देखेंगे कि एशिया में जो ये चित्र दिया गया है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो पीले रंग में है। और साथ ही साथ उसके बाद यूरोप की जनसंख्या को भी यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसके साथ साथ अफ्रीका की जनसंख्या को यहाँ पर दर्शाया गया है, और साथ ही साथ मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के लोगों को इस रंग से दिखाया गया है। बहुत कम लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद उत्तरी अमेरिका के लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 4 से 5 लोग, या नहीं लगभग विश्व में इनका 5% है। और ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया में जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और प्रशांत द्वीप समूह में रहते हैं, लगभग 1% लोग यहाँ पर दिखाई दे हैं। अगर हम इन्हें देखें मध्य एवं उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लोगों को, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% लगभग ये लोग हैं। ऐसे ही अगर हम अफ्रीका में रहने वाले लोगों की भी गिनती कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 या 12% लोग लगभग अफ्रीका महाद्वीप में रहते हैं, जबकि यूरोप में लगभग 15% लोग और बाकी शेष एशिया में रहते हैं। यहाँ पर भी आप लोगों को जनसंख्या मिलियन में समझाने का प्रयास किया गया है। विश्व के घनी आबादी वाले देश, विश्व की रूपरेखा मानचित्र पर इन देशों को चिन्हित कीजिए। जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है, 1 अरब 40 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है, या नहीं हम कह सकते हैं 140 करोड़ जनसंख्या चीन की है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं। और भारत की जनसंख्या उस समय 1 अरब 21 करोड़ थी, या नहीं 121 करोड़ के आसपास थी। जबकि जनसंख्या में प्रथम स्थान चीन का है, जनसंख्या में द्वितीय स्थान भारत का है। अगर देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा देश यूएसए है, या नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका। और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा देश इंडोनेशिया है। जनसंख्या की दृष्टि से 5वां बड़ा देश ब्राज़ील है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से छठा बड़ा देश पाकिस्तान, 7वां बड़ा देश बांग्लादेश, और 8वां बड़ा देश नाइजीरिया, और 9वां बड़ा देश रूस है, जबकि 10वां बड़ा देश जनसंख्या के आधार पर जापान है। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर हमने देखा था रूस सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके बाद कनाडा का नंबर आता है, और तीसरे नंबर पर यूएसए या नहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान आता है। भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर आता है, या नहीं भारत जनसंख्या की दृष्टि से तो दूसरा बड़ा देश है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो लगभग क्षेत्र है वह 7वें नंबर पर उसका स्थान निर्धारित करता है। आइए देखें आगे कि क्या चर्चा की गई है कक्षा 8 एनसीईआरटी के माध्यम से। जनसंख्या घनत्व के बारे में हम समझेंगे। जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब है कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, या नहीं 1 वर्ग किलोमीटर, या नहीं 1 किलोमीटर वर्ग आप लोग जानते हैं जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, या नहीं चारों तरफ से अगर हम 1-1 किलोमीटर का क्षेत्र लें तो उसमें भारत में 382 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, या नहीं 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में कितने लोग रहते हैं, 382 लोग रहते हैं। नोट कर सकते हैं आप लोग, जरूर प्रश्न कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछा जाएगा या पूछा गया है। आप देखें पृथ्वी पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। किसी एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की एक इकाई को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसतन जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। 51
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। विश्व की अगर बात करें तो विश्व में 1 वर्ग किलोमीटर में 51 लोग रहते हैं, जबकि यही स्थिति अगर भारत की देखें, 1 वर्ग किलोमीटर में भारत में 382 लोग रहते हैं। आप दोनों ही चीज़ों को याद रखेंगे। विश्व के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो 1 वर्ग किलोमीटर में 51 लोग, जबकि भारत में 382 लोग रहते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। अगर हम दक्षिण मध्य एशिया देखें तो दक्षिण मध्य एशिया में भारत का अधिकांश भाग और चाइना का दक्षिणी भाग आता है। इससे यहाँ पर जनसंख्या काफ़ी हो जाती है, क्योंकि दोनों बड़े देश क्या हैं, जनसंख्या के मामले में अग्रणी है। चीन जहाँ जनसंख्या में प्रथम स्थान रखता है, वहीं भारत द्वितीय स्थान रखता है। उसके बाद हम देखें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक स्थलाकृति है, जलवायु है, मृदा है, जल है, खनिज है, आर्थिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है, सामाजिक कारक है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। स्थलाकृति क्या होती हैं? लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानों में रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। स्थलाकृत कहने का मतलब है कि कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं। अब पर्वतों और पठारों में लोग क्या रहते हैं, कम रहते हैं, जबकि मैदानी भागों में एक तो कृषि को हम आसानी से कर सकते हैं, कृषि कार्य आसानी से कर सकते हैं। नंबर 2 चीज़, यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था होने से विनिर्माण कार्य, उद्योग धंधे भी आसानी से चलाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ सेवा क्रियाएँ, यानी शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बैंकिंग है, और भी जो सेवाएं होती हैं वह बड़ी आसानी से यहाँ पर उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि यहाँ शहरीकरण हुआ रहता है। इसीलिए स्थलाकृति जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले एक प्रमुख कारण है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, गंगा के मैदान में कृषि अच्छी होती है, परिवहन के साधन अच्छे हैं और सेवा क्रियाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसलिए यहाँ पर आबादी घनी बसी हुई है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत में लोग कम बसे हैं, क्योंकि वहाँ पर इसकी तुलना में कृषि भी कम होती है। और साथ ही साथ जो आर्थिक क्रियाओं को करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र है या सेवा कार्य है, ये चीज़ों का भी उन क्षेत्रों में क्या हुआ रहता है, कम विकास हुआ रहता है। जलवायु कहने का मतलब है किसी क्षेत्र में प्रति वर्ष होने वाले, या नहीं एक वर्ष में होने वाले, एक वर्ष का तापमान और वहाँ पर रहने वाली नमी को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु, जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी है, एक साल के मौसम का जो तापमान रहता है उसके आधार पर अगर हम देखें, अगर कहीं पर साल भर गर्मी है या साल के अधिकांश महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ठंडी होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में भी लोग कम रहते हैं। सहारा मरुस्थल है, रूस के ध्रुवीय प्रदेश ठंडे हैं, कनाडा और अंटार्कटिक में रहने से लोग क्या करते हैं, बसते हैं, क्योंकि जहाँ सहारा मरुस्थल है वहाँ गर्मी है, खेती के लिए साधन नहीं है। वैसे ही रूस के ध्रुवीय प्रदेश है, यहाँ पर भी ठंड की अधिकता है। कनाडा है और अंटार्कटिक है, यहाँ पर भी सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तिरछी पड़ने के कारण यहाँ पर ठंड अधिक है, इसलिए लोग यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते हैं। मृदा कहने का मतलब है मिट्टी। कहीं की मिट्टी क्या होती है, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। और भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, चीन में ह्वांगहो नदी घाटी और चांग जियांग की घाटी, और मिस्र में नील नदी की घाटी क्या है, मैदान घने बसे हुए हैं, क्योंकि ये नदियों के किनारे बसे होने के कारण यहाँ पर नदियाँ क्या करती हैं, प्रति वर्ष जलोढ़ मिट्टी अपने साथ लाती हैं, जहाँ पर कृषि कार्य बड़े आसानी से किए जाते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ पर परिवहन की व्यवस्था होने से भी जो भी यहाँ पर कृषि से संबंधित उद्योगों
कोई ये माल आयात या निर्यात किया जाता है तो वह भी बड़ी आसानी से चला जाता है। जल जल लोग उन क्षेत्रों में रहने की को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलोड़वी जल आसानी से उपलब्ध हो, मतलब खारा पानी जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर लोग रहने में प्राथमिकता देते हैं। विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे हैं, जबकि मरुस्थल क्या हैं, विरल जनसंख्या वाले हैं, हम इसको देख चुके हैं। और खनिज खनिज सेपों वाले क्षेत्र में भी लोग अधिक बसे होते हैं, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के हीरे की खानें और मध्य पूर्व में तेल की खोज इन क्षेत्रों में लोग रहने के लिए प्रेरित किया गया है, लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया गया है। क्योंकि जहाँ पर भी खनिज होता है, अगर भूमि अगर व्यक्ति की है तो वह खनिज निश्चित तौर पर एक अच्छे रेट के साथ जाता है, बाजार मूल्य उसका अच्छा होता है और लोग अपने आजीविका का संसाधन उन खनिजों से ही निर्मित करते हैं, जिससे कि वहाँ पर भी अधिक आबादी हो सकती है। इसके बाद ये तो देखें हमने जनसंख्या वितरण के भौगोलिक कारक, अब हम देखें सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। आर्थिक कारक क्या है कि औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका हमने देखा था सूती मिल के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ यहाँ पर अनेक उद्योग लगाए गए हैं। भारत में मुंबई 2 घने बसे क्षेत्र हैं। आर्थिक कारक मतलब लोग अपने आजीविका कमाने के लिए, आजीविका के लिए क्या करते हैं, बड़े बड़े शहरों की ओर रुख करते हैं, इसलिए इन शहरों में क्या हो जाती है, बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आबादी बढ़ जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखें, सांस्कृतिक कारक देखें, धर्म और संस्कृति का भी महत्व क्या है, अ, लोगों के लिए ये स्थान आकर्षित करते हैं। धर्म और सांस्कृतिक केंद्र जो हैं वो भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे भारत में वाराणसी है और यरूशलेम और वेटिकन सिटी है, ये अन्य देशों में क्या हैं, कुछ उदाहरण हैं जो धार्मिक नगरी हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे भी यहाँ जनसंख्या में वृद्धि होती है। सामाजिक कारक देखें तो अच्छे आवास है, शिक्षा है और स्वास्थ्य की सुविधाएं जहाँ होती हैं वहाँ पर भी लोग अत्यधिक घने बसे होते हैं। उदाहरण के लिए पुणे पुणे में अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं और आवास बनाने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ संसाधन मिलते हैं। इसलिए यह क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश होते हुए भी देखें तो यहाँ पर जनसंख्या घनी बसी हुई है। उसके बाद जीवन प्रत्याशा शब्द यहाँ दिया गया है। जीवन प्रत्याशा उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति जीवित रहने की आशा की जा सकती है। मतलब जीवन प्रत्याशा क्या है, जो व्यक्ति जीवित हैं उस वर्ष से संबंधित या वह जीवित रहने की आशा उससे की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर जनसंख्या परिवर्तन अगर हम देखें तो जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन है। मतलब एक निश्चित समय के अंतराल में कि मतलब लोगों में कितना अंतर हुआ, लोगों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, ये सब क्या है, जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है, यह कई गुना बढ़ गई है। जैसे चित्र 6.1 में यहाँ पर दिखाया गया है। भी देखेंगे कि क्यों ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की संख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। मानव इतिहास की लंबी अवधि में सन 1800 ईस्वी तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी और संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। 1800 ईस्वी से पहले अगर देखें तो मृत्यु दर काफ़ी थी और बच्चे जन्म लेते थे, उनमें से कई बच्चों की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध नहीं था। किसान सभी लोगों की भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि उस समय बहुत कम हुई। 1800 ईस्वी तक 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई, लेकिन 150 वर्षों में अगर हम देखें 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई और इसे प्रायः जनसंख्या
विस्फोट कहते हैं। आप देखें 1804 में जहाँ पर विश्व की जनसंख्या मात्र 1 अरब थी, वहीं उसके ठीक 155 साल बाद हम कह सकते हैं 1959 में उसके 3 गुने जनसंख्या हो गई, यानी 3 अरब पहुंच गई। इसे प्रायः जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। 1999 में 30 वर्ष की अवधि से भी कम में जनसंख्या क्या हो गई, दुगनी हो गई और 6 अरब हो गई। आप देख पा रहे होंगे किस रफ्तार से यहाँ पर जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना हो गया। 1800 के बाद यानी 1960 के बाद अगर हम देखें तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए औषधियों की जानकारी लोगों को अधिक मात्रा में हो गई और जो मृत्यु दर था वह क्या हो गया, कम हो गई, जिससे कि जनसंख्या में क्या हुआ, भारी विस्फोट हुआ। जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है। मृत्यु दर को प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है। किसी क्षेत्र विशेष में लोग के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें आप देख रहे हैं कि जन्म दर का मतलब है 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, मतलब कितने लोग 1000 लोगों में से बच रहे हैं। वैसे ही मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों में मृतकों की संख्या क्या है। और जब किसी क्षेत्र में लोग आने जाने लगते हैं तो वहाँ उसे क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण हैं, मतलब यह किसी के द्वारा इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हालांकि हम औषधियों, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि को देखकर इसमें कुछ हद तक काबू पा सकते हैं, लेकिन फिर भी यह एक जन्म और मृत्यु क्या है, प्राकृतिक कारण है और प्रकृति ही इसका निर्धारण करती है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच अंतर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को क्या कहते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। विश्व में अगर हम देखें तो जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है। आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर क्या है, यहाँ पर बहुत कम है। जैसे कि यहाँ पर 2, 4, 5 लोग अगर पैदा हो रहे हैं तो उसके आधे से भी कम लोग 2 लोग यहाँ पर मृत्यु हो रही है, 2 लोगों की मृत्यु हो रही है, जिससे कि यहाँ पर जन्म दर क्या है, अधिक है और जनसंख्या में तीव्र गति से इसमें वृद्धि होगी। अगर यहाँ पर देखें जन्म एवं मृत्यु दर समान होना, जनसंख्या एक जैसी रहती है। अगर जन्म दर भी जितनी है उतनी ही अगर मृत्यु दर होगी तो जनसंख्या लगभग समान रहेगी। अगर जन्म दर मृत्यु दर से अधिक होना, जनसंख्या कम होती है। अगर जन्म दर कम है, मृत्यु दर ज़्यादा है तो उस समय काल में क्या हो सकता है कि जनसंख्या में ह्रासमान होता है, जनसंख्या में कमी होती है। आइए देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, इस पर हम एक नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 500 ईस्वी पूर्व में अगर हम देखें तो यहाँ पर 100 मिलियन लगभग आबादी थी। इसके बाद हम ईसा की प्रथम शताब्दी में देखें तो 70 मिलियन इसमें आबादी बढ़ गई थी, या नहीं 500 सालों में 170 मिलियन हुई जनसंख्या। और उसके बाद अगर हम अगले 1000 वर्ष में देखें तो अगले 1000 वर्ष में जनसंख्या 95 मिलियन बढ़ कर के 265 मिलियन हो गई। और उसके बाद अगर हम देखें अगले लगभग 500 साल में, तो 500 सालों में भी जनसंख्या में तेज़ी से तो वृद्धि नहीं हुई, लेकिन फिर भी जिस दर से वृद्धि चल रही थी 1000 से 1500 के बीच लगभग 160 मिलियन
आबादी में वृद्धि हुई। उसके बाद अगर हम देखें 1500 से 1800 बीच के समय में तो लगभग जो जनसंख्या 425 मिलियन थी वह 900 मिलियन हो गई, दुगने से भी ज़्यादा हो गई। जहाँ 1800 ईस्वी में मात्र 400 मिलियन जनसंख्या थी, वहीं अगर हम देखें उसके 100 साल बाद 1900 ईस्वी में यह जनसंख्या 1500 ईस्वी में जहाँ पर 425 मिलियन थी, वहीं 1800 ईस्वी में 300 सालों में क्या हो गई, यह दुगने से भी ज़्यादा हो गई, 900 मिलियन हो गई। उसके बाद यहाँ से आप देखें कि जनसंख्या किस तीव्र गति से बढ़ी है। 1800 से 1900 के बीच 100 सालों में लगभग 725 मिलियन जनसंख्या बढ़ी। 900 में अगर हम 725 जोड़ दें तो 1625 आता है। इस प्रकार से एक दशक में 725 मिलियन जनसंख्या बढ़ी। उसके बाद यहाँ पर मात्र 50 साल में 1900 से 1950 के बीच में 875 मिलियन जनसंख्या बढ़ी हुई है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि इसके लगभग 24 सालों में जनसंख्या देखें 1950 से 1974 के बीच जनसंख्या में काफ़ी विस्फोट हुआ, जनसंख्या विस्फोट हुआ, जिसे हम देखें जहाँ पर 1974 में 1950 में जनसंख्या 2500 मिलियन थी, तो यहाँ पर आ करके 2500 मिलियन से बढ़ करके यह जनसंख्या कितनी हो गई, यह जनसंख्या लगभग 4000 मिलियन हो गई। यहाँ पर 2500 मिलियन थी कहाँ पर 1950 में। 1974 में देखें तो यह 4000 मिलियन हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो 1950 से 1974 के बीच का समय था उसमें 1500 मिलियन आबादी लगभग बढ़ी। उसके बाद अगर हम देखें 1574 से 1599 के बीच के समय काल को, तो यहाँ भी जनसंख्या काफ़ी तीव्र गति से बढ़ी। जो जनसंख्या 4000 मिलियन थी तो वह 6000 मिलियन में आकर के पहुँच गई। लगभग 24-25 सालों में यहाँ पर 2000 मिलियन जनसंख्या बढ़ी। उसके बाद हम देखें 1999 के बाद, या नहीं 1999 के बाद 2025 तक जो जनसंख्या का अनुमान है विश्व में जो कुल जनसंख्या होगी वह लगभग आपके 8525 मिलियन होगी, या नहीं 8525 मिलियन, 8525 मिलियन होगी। इस आधार पर अगर हम देखें 1999 से 2025 तक लगभग 25 मिलियन जनसंख्या बढ़ रही है। आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जनसंख्या में यहाँ पर 1800 के बाद, विशेष तौर पर 1950 के बाद किस तरीके से तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हुई। उससे पहले आप लोगों ने जन्म दर एवं मृत्यु दर के विषय में भी समझा। उसके बाद हम देखें प्रवास एक अन्य कारण है जिससे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश से देश में अथवा देशों के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। आवास या प्रवास, प्रवास क्या है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में लोग जाते हैं या एक देश से दूसरे स्थान पर लोग जाते हैं, तो इससे भी जनसंख्या में क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, उत्प्रवासी और अप्रवासी। अप्रवासी भी कह सकते हैं, अप्रवासी भी कह सकते हैं। उत्प्रवासी किसे कहते हैं? उत्प्रवासी उसे कहते हैं वे लोग होते हैं उत्प्रवासी जो देश को छोड़ते हैं। और अप्रवासी लोग कौन होते हैं? जो देश को वापस आ जाते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति भारत से कहीं दूसरे देश में था, अगर वह व्यक्ति भारत को छोड़ गया तो वह क्या कहलाएगा? उत्प्रवासी कहलाएगा। जबकि कोई व्यक्ति विदेशों में था और वह भारत में वापस आ गया तो वह क्या कहलाएगा? अप्रवासी कहलाएगा, या नहीं अप्रवासी भी हम इसे कह सकते हैं। आप लोग, आशा करता हूँ कि उत्प्रवासी एवं अप्रवासी में अंतर समझ पाए होंगे। अप्रवासी भारतीय अप्रवासी दिवस 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915
को गांधी जी दक्षिण अमेरिका से अंतिम बार भारत लौट आए थे, आगे चर्चा करते हैं। ये जानकारी वैसे इतिहास से संबंधित था। प्रवास जब व्यक्ति नए देश में जाता है, उत्प्रवास जब व्यक्ति एक देश को छोड़ता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप लोग इसे जरूर नोट करें कि एक व्यक्ति जब नए देश में जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अप्रवास कहा जाता है, और जबकि व्यक्ति किसी देश को छोड़ता है तो उसे क्या कहा जाता है, उत्प्रवास कहा जाता है। ये चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्रों से कहाँ जाते हैं, अधिक विकसित राष्ट्रों को चले जाते हैं। देशों के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों में भी चले जाते हैं। कम विकसित वाले क्षेत्रों कम विकसित देशों से लोग कहाँ जाते हैं, अधिक विकसित देशों में जाते हैं। उसी प्रकार से गांव क्या होते हैं, कम विकसित होते हैं, और शहरों की अपेक्षा यहाँ पर सुविधाएं कम होती हैं, इसलिए गांव के लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, शहरों में जाना पसंद करते हैं। इससे जनसंख्या में क्या होता है, शहरों में जनसंख्या अधिक आबादी में बढ़ जाती है या नहीं, सघन हो जाती है, जबकि ग्राम क्षेत्रों में जनसंख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दोस्तों, ये चर्चा थी आज कक्षा 8 पाठ नंबर 6 मानव संसाधन। पाठ का शीर्षक था, पाठ का नाम था। इसे हम 2 भागों में बांटकर चर्चा करेंगे। अगले भाग में हम आगे चर्चा करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप, और उससे आगे चर्चा करेंगे, और उसके अगले भाग में हम इसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। तमाम उन दोस्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस यूट्यूब परिवार को बढ़ाने में अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को एक बार फिर से सलाम करते हुए जय हिंद, जय भारत।